कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं। इसका नाम जेफ होता है और वह एक मेडिकल का स्टूडेंट होता है। यह उसकी गर्लफ्रेंड एमी है। वहीं पर हमें एक और बंदे को देखते हैं जिसका नाम एरिक और यह उसकी गर्लफ्रेंड स्टेसी है। ये लोग यहाँ मेक्सिको में अपनी छुट्टियां मनाने के लिए आए हुए होते हैं और ये चारों आपस में बहुत ही खुश नजर आ रहे होते हैं। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ एक और बंदा आता है। इसका नाम मैथियस होता है और मैथियस इन लोगों को अपने साथ एक नई जगह घूमने के लिए ऑफर करता है और वह बताता है कि यहाँ कुछ ही दूरी पर जंगलों के पास मायन सभ्यता की पुरानी मंदिर है जिसे देखने के लिए खास लोग ही जाते हैं। यह सुनकर वे लोग थोड़ी देर बाद मैथियस के साथ जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। तभी हमें वहाँ पर एक और बंदे को दिखाया जाता है जिसका नाम दिमित्री होता है और वह मैथियस का दोस्त होता है। वह भी कल इन लोगों के साथ उस प्राचीन मंदिर को देखने के लिए जाने वाला होता है। फिर अगली सुबह हम जेफ को देखते हैं जो मैथियस के पास आता है, जहाँ वह देखता है कि दिमित्री उस प्राचीन मंदिर के नक्शे का एक कॉपी बना रहा होता है। फिर थोड़ी देर बाद हम इन लोगों को एक बस से उतरते हुए देखते हैं। उसके बाद वे लोग वहां से जंगल के अंदर जाने के लिए एक कार बुक करते हैं और फिर थोड़ी देर बाद वे लोग वहां से निकल जाते हैं और थोड़ी देर सफर करने के बाद वे लोग उस जंगल के अंदर पहुंच जाते हैं और वह टैक्सी वाला उन्हें वहां पर ड्रॉप करके चला जाता है। फिर मैथियस उन लोगों को बताता है कि यहाँ से वह मंदिर थोड़ी दूरी पर है, इसलिए हमें अब यहाँ से पैदल ही जाना होगा। फिर वे लोग वहाँ से अंदर जंगल की ओर पैदल ही जाने लगते हैं, मगर थोड़ी ही दूर जाने के बाद वे लोग रास्ता भटक जाते हैं और सही रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं कि तभी एमी को वहाँ पर थोड़ी ही दूरी पर दो बच्चे दिखाई देते हैं जो इन लोगों को ही घूर रहे होते हैं। उसी दौरान मैथियस को एक रास्ता दिखाई देता है जो झाड़ियों द्वारा छिपाया हुआ होता है, जो उसी प्राचीन मंदिर जाने का रास्ता होता है। कि तभी एमी सबसे पूछती है कि आखिर किसी ने इस रास्ते को छुपाया क्यों होगा। तभी जेफ कहता है कि शायद आर्कियोलॉजिस्ट चाहते होंगे कि यहाँ और कोई ना आ सके, इसलिए उन लोगों ने यह रास्ता छिपाया होगा। और फिर वे लोग वहाँ से आगे की ओर बढ़ जाते हैं। फिर थोड़ी ही देर बाद हम देखते हैं कि वे लोग उस प्राचीन खंडहर के पास पहुँच जाते हैं। वहाँ पहुँचकर वे लोग अब बहुत ही खुश दिखाई दे रहे होते हैं और एमी जल्दी से वहाँ की तस्वीरें लेने लगती है। कि तभी उसी दौरान वहाँ पर एक और आदमी आता है जो कि बहुत ही गुस्से में होता है और इन लोगों को कुछ बताने की कोशिश कर रहा होता है, मगर ये लोग उसकी भाषा समझ नहीं पा रहे होते हैं। कि तभी जेफ उसे कुछ पैसे देने की कोशिश करता है, मगर वो आदमी मना कर देता है। फिर वहाँ पर दो लोग और आ जाते हैं और वो लोग भी बहुत गुस्से में होते हैं। इधर एमी उन लोगों की तस्वीर खींचने में इतनी खो जाती है कि वह उस प्राचीन मंदिर के काफी नजदीक चली जाती है। यह देखकर वह आदमी एमी के ऊपर भड़क जाता है और बहुत ही गुस्सा करने लगता है। तभी दिमित्री को लगता है कि शायद वे लोग फोटो खींचने की वजह से नाराज है, इसीलिए वह उस कैमरे को उन लोगों को देने की कोशिश करने लगता है, मगर वे लोग शांत होने की वजह दिमित्री के ऊपर और ज्यादा भड़क जाते हैं और दिमित्री को जान से मार डालते हैं। यह देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं और काफी डर जाते हैं और फिर वे लोग अपनी जान बचाने के लिए उस प्राचीन मंदिर के ऊपर चढ़ जाते हैं और फिर वे लोग ऊपर टेंट में कुछ लोगों को ढूंढने लगता है जिससे उन्हें यहाँ से निकलने के लिए मदद मिल सके, मगर वहाँ इन लोगों के अलावा और कोई भी नहीं होता है। फिर वे लोग वहाँ से निकलने के लिए चारों तरफ रास्ता ढूंढने लगते हैं। कि तभी वे देखते हैं कि वे जंगल के लोग इस प्राचीन मंदिर को चारों तरफ से घेरे हुए होते हैं और धीरे धीरे वहाँ पर और भी लोग आ रहे होते हैं। फिर थोड़ी देर बाद ये लोग कॉल करके मदद लाने की कोशिश करने लगते हैं, मगर तभी ये लोग देखते हैं कि यहाँ पर तो कोई सिग्नल ही नहीं होता है। अब ये लोग यहाँ पर बुरी तरह से फंस चुके होते हैं। कि तभी इन लोगों को कहीं से सेल फोन की रिंग सुनाई देती है जो वहीं कहीं से आ रही होती है। फिर ये लोग देखते हैं कि वह आवाज उस मंदिर के नीचे से आ रही होती है जहाँ आर्कियोलॉजिस्ट ने खुदाई की थी। फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि मैथियस उस सेल फोन को लाने के लिए नीचे जाने को तैयार हो जाता है और फिर हम मैथियस को नीचे जाते हुए देखते हैं, मगर थोड़ी ही दूर जाने के बाद वह रस्सी टूट जाती है जिससे मैथियस नीचे गिर जाता है। यह देखकर सभी लोगों को काफी दुख होता है कि आखिर मैथियस नीचे जिंदा बचा होगा या नहीं, इसीलिए वे लोग मैथियस का रेस्क्यू करने का डिसाइड करते हैं। तब जेफ स्टेसी और एमी से कहता है कि उन दोनों में से किसी एक को नीचे जाना होगा।
फिर हम स्टेसी को देखते हैं जो नीचे जाने को तैयार हो जाती है और थोड़ी देर बाद स्टेसी उसी रस्सी के सहारे नीचे जाने लगती है। मगर तभी हम देखते हैं कि स्टेसी जैसे ही नीचे पहुंचने वाली होती है कि उसकी रस्सी ऊपर खत्म हो जाती है और वह पूरी तरह नीचे नहीं पहुंच पाती है। तभी स्टेसी मैथियस को देखती है जो कि बहुत ही बुरी हालत में होता है, इसलिए स्टेसी वहां से कूदकर नीचे जाने का डिसाइड करती है। फिर स्टेसी वहां से कूद जाती है मगर वो भी वहां से गिरने के कारण घायल हो जाती है। फिर स्टेसी जैसे तैसे करके फिर से लैंप को जलाती है, फिर अपने घाव को साफ करके उस पर पट्टी बांधती है। फिर वह मैथियस को देखती है जो बहुत ही बुरी तरह घायल होता है जिसके कारण वह हिल नहीं सकता था। फिर स्टेसी ऊपर सभी लोगों को नीचे का सिचुएशन बताती है। फिर ऊपर हम जेफ को देखते हैं जो एमी को नीचे जाने को कहता है। यह सुनकर एमी डर के मारे घबरा जाती है और वह नीचे उन जंगल के लोगों से मदद मांगने को जाने लगती है। फिर जेफ उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है क्योंकि वे लोग एमी को जान से मार सकते थे। फिर एमी नीचे आती है और उन लोगों से मदद मांगने की कोशिश करने लगती है मगर वे लोग एमी की मदद करने की जगह उल्टा एमी के ऊपर भड़के हुए होते हैं। यह देखकर एमी बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो जाती है और गुस्से में आकर कुछ झाड़ की पत्तियां तोड़कर उन लोगों की तरफ फेंक देती है जिससे वह पत्तियां एक बच्चे को जाकर लगती है। यह देखकर जंगल के कबीले वाले लोग काफी डर जाते हैं और उस बच्चे को गुस्से से कुछ कहने लगते हैं और कुछ ही पल बाद वे लोग उस बच्चे को भी जान से मार डालते हैं। यह देखकर एमी और जेफ काफी हैरान रह जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि जेफ और एरिक एक स्ट्रेचर बना लेते हैं जिसके सहारे वह एमी को उस माइंस के नीचे भेजते हैं और फिर थोड़ी ही देर बाद एमी नीचे स्टेसी के पास पहुंच जाती है। फिर एमी और स्टेसी दोनों साथ मिलकर मैथियस को उठाते हैं और स्ट्रेचर पर लिटा देते हैं और फिर एरिक और जेफ उसे ऊपर खींच लेते हैं। फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि जेफ मैथियस की कंडीशन को चेक कर रहा होता है क्योंकि वह एक मेडिकल का स्टूडेंट होता है और फिर वह मैथियस को वहीं सुला देता है और फिर एमी और स्टेसी भी सोने के लिए चली जाती है। इधर जेफ और एरिक बाहर पहरा दे रहे होते हैं। फिर हमें सुबह का समय दिखाया जाता है जहां हम स्टेसी को देखते हैं, जहां स्टेसी अपने पैरों के नीचे कुछ अजीब महसूस करती है। फिर जब वो अपने पैर को चेक करती है तो उसे अपने आंखों पर भरोसा ही नहीं होता है। इधर दूसरी तरफ हम मैथियस को देखते हैं जहाँ वो भी अपने पैरों पर कुछ महसूस करता है। फिर जब एमी भी मैथियस के पैर देखती है तो वो भी उसके पैर देखकर दंग रह जाती है। जहाँ हम देखते हैं कि उस मंदिर के ऊपर जो बहुत सारे पौधे होते हैं वो अब इनके घाव के रास्ते से बॉडी के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे होते हैं मगर फिर भी किसी तरह वे लोग मैथियस और स्टेसी को बचा लेते हैं। फिर थोड़ी देर बाद इन लोगों को उसी सेल फोन की रिंग की आवाज फिर से सुनाई देती है जो उसी खंडहर के नीचे से आ रही होती है। इसीलिए एमी और स्टेसी उस फोन को लाने के लिए नीचे जाने को तैयार हो जाती है क्योंकि बाहर से मदद लाने के लिए वो सेलफोन ही इनकी आखिरी उम्मीद होती है। उस सेलफोन की आवाज इन्हें अभी भी सुनाई दे रही होती है जो कि उस खंडहर के काफी अंदर से आ रही होती है। इसीलिए वे दोनों उस खंडहर के और अंदर जाने को रेडी हो जाती है मगर दोनों अभी भी काफी डरी हुई होती है। फिर जब वे दोनों अंदर पहुंचती है तो वहाँ का माहौल काफी डरावना होता है। फिर एमी को वहाँ एक लेडी दिखाई देती है। फिर जब वो उसके पास जाती है तो देखती है कि उसके पास एक सेलफोन होता है। फिर एमी उस सेलफोन को ले लेती है मगर तभी वह देखती है कि वह सेलफोन तो टूटा हुआ होता है मगर उन दोनों को अभी भी किसी सेलफोन की आवाज की रिंग सुनाई दे रही होती है कि तभी एमी वहाँ नोटिस करती है कि उन पौधों पर लगे जो रेड कलर के फ्लावर्स हैं वे फ्लावर्स ही सेलफोन की रिंग की आवाज निकाल रहे होते हैं। फिर जब एमी उस फूल को छूने की कोशिश करने लगती है कि तभी वे पौधे एमी और स्टेसी पर हमला करने लगते हैं। फिर वे दोनों अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागते हैं और जैसे तैसे करके वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। फिर ऊपर पहुंचकर वे दोनों जेफ और एरिक को नीचे जो उनके साथ हुई वे सारी बात उन दोनों को बताती है मगर यह सब सुनकर जेफ और एरिक को उनकी बातों पर भरोसा ही नहीं हो रहा होता है। फिर हम एरिक को देखते हैं जो जेफ से कह रहा होता है कि वह आज रात को यहाँ से निकलने की कोशिश करेगा कि तभी जेफ उससे कहता है कि वह यहाँ से निकल नहीं पाएगा क्योंकि वे जंगल के कबीले के लोग नीचे चारों तरफ फैले हुए हैं। वह हमें देखते ही जान से मार डालेंगे। हमें मदद के लिए यहीं रुकना होगा क्योंकि कोई ना कोई हमें ढूंढते हुए यहाँ जरूर
आएगा। फिर हमें जेफ को दिखाया जाता है जो आपस में गोली, खाना और पानी बांट रहा होता है, जिससे वो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा दिनों तक सरवाइव कर सके। और फिर जेफ मैथियस की कंडीशन को देखता है, फिर सभी लोगों से कहता है कि हमें मैथियस पैर काटनी होगी, नहीं तो इन्फेक्शन के वजह से वह मारा जाएगा। मगर बाकी लोग इस बात से एग्री नहीं करते हैं कि तभी मैथियस उन लोगों से कहता है कि वे लोग उसके पैर को काट डाले मगर उसे बचा ले। इसके बाद एमी और स्टेसी टेंट के अंदर चले जाते हैं और इधर जेफ और एरिक मैथियस की पैर काटने की तैयारी करने लगता है। फिर हम जेफ को देखते हैं जो सबसे पहले पत्थर से मैथियस के पैर को तोड़ता है और उसके बाद उसके पैर को काटता है और फिर उसके जख्म को गरम केतली से दाग देता है, जिससे मैथियस को काफी तकलीफ होती है। इधर एमी और स्टेसी मैथियस की दर्द भरी आवाज सुनकर बाहर आती है कि तभी वे लोग देखते हैं कि वे नरभक्षी पौधे मैथियस के कटे हुए पैर को खींचकर ले जा रहे होते हैं। यह देखकर उन लोगों को अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा। फिर हमें रात का समय दिखाया जाता है जहां जेफ बाहर पहरेदारी कर रहा होता है और इधर एमी और एरिक आपस में स्टेसी के बारे में बात कर रहे होते हैं कि तभी वहां स्टेसी आती है और वह एरिक और एमी को साथ देखकर भड़क जाती है और उन्हें बहुत सारी गालियां देने लगती है। तभी स्टेसी की आवाज सुनकर जेफ वहां आता है। उधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वे आदमखोर पौधे मैथियस के बॉडी के अंदर दाखिल हो रहे होते हैं कि तभी वे लोग मैथियस को देख लेते हैं। फिर जेफ मैथियस को बचाने की कोशिश करने लगता है मगर वह मैथियस को बचा नहीं पाता है और मैथियस मारा जाता है। यह देखकर उन लोगों को काफी दुख पहुंचता है। थोड़ी देर बाद इधर स्टेसी को भी लगता है कि वे पौधे उसके बॉडी के अंदर हो सकते हैं, इसलिए वो जोर जोर से चीखने लगती है कि तभी हम देखते हैं कि उन आदमखोर पौधे के ऊपर लगे जो फ्लावर्स है वो भी स्टेसी के जैसे ही आवाज निकालने लगते हैं। यह देखकर वे चारों काफी हैरान रह जाते, उनको अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा होता है। फिर हमें सुबह का समय दिखाया जाता है जहां एरिक सभी लोगों को बुलाता है और कुछ देखने को कहता है, जहां स्टेसी उन लोगों को कुछ दिखाने की कोशिश करती है। तब हम देखते हैं कि वे आदमखोर पौधे अब स्टेसी के बॉडी के अंदर होते हैं, जिसे देखकर वे लोग शॉक्ड रह जाते हैं। फिर हम जेफ को देख जो एक चाकू के सहारे वह स्टेसी की बॉडी से उस पौधे को कट करके निकालने की कोशिश कर रहा होता है और वह एक एक करके उसकी बॉडी से उस पौधे को निकाल देता है, जिससे स्टेसी को काफी तकलीफ होती है। मगर थोड़ी देर बाद स्टेसी उन लोगों से फिर से कहती है कि वे पौधे अभी भी उसके बॉडी के अंदर घूम रही हैं कि तभी वे लोग उस पौधे को स्टेसी के सर के अंदर घूमते हुए देखते हैं। यह देखकर स्टेसी का बॉयफ्रेंड एरिक काफी गुस्से में आ जाता और कहता है कि जो भी हो आज की रात वह यहाँ से निकलने की जरूर कोशिश करेगा। मगर कुछ देर बाद हमें स्टेसी को फिर से दिखाया जाता है जो टेंट से बाहर आकर कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही होती है कि तभी उसे एक छोटी सी चाकू मिल जाती है। इधर दूसरी तरफ सभी लोग स्टेसी को ढूंढते हुए टेंट से बाहर आते हैं कि तभी वे लोग स्टेसी को देखते हैं जो खुद को उस चाकू से अपने बॉडी पार्ट्स को काट रही होती है। यह देखकर एमी काफी डर जाती है और उसे अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा होता है। फिर जेफ स्टेसी को समझाने की कोशिश करने लगता है मगर तभी स्टेसी जेफ के ऊपर हमला कर देती है, जिससे जेफ घायल हो जाता है। यह देखकर एरिक स्टेसी को रोकने आता है लेकिन तभी स्टेसी गुस्से में आकर वह चाकू एरिक के सीने में घुसा देती है, जिसके कारण एरिक की जान चली जाती है। यह देखकर जेफ, एमी और स्टेसी को काफी दुख होता है। फिर वहीं वे लोग देखते हैं कि वे पौधे अब एरिक की बॉडी को खींचकर अपनी ओर ले जा रहे होते हैं। फिर जेफ उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है मगर वह खुद घायल होता है, इसलिए वह नहीं रोक पाता। इधर हम फिर से स्टेसी को देखते हैं जो एमी से कह रही होती है कि वे लोग उसे जान से मार डालें क्योंकि उसे अब दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा होता। ये सभी के लिए काफी दर्दनाक पल होता है, इसलिए जेफ उस चाकू को निकालता है और उससे स्टेसी को जान से मार डालता है। अब हम जेफ को देखते हैं जो एमी को वहाँ से निकलने की प्लान बता रहा होता है। वह एमी से कहता है कि जैसे ही वह जोर से उसके नाम पुकारेगा वैसे ही उसे वहाँ से भागना है और तब तक भागते रहना है जब तक वह इस जंगल से बाहर ना निकल जाए। फिर जेफ एमी को अपने गोद में लेकर उस खंडहर के नीचे आता है और
एमी को उन कबीले वालों के सामने लिटा देता है और फिर जेफ उन कबीले वालों का ध्यान भटकाने के लिए उससे बातें करने लगता है और बात करते करते वह उन कबीले वालों को एमी से दूर ले जाता है। फिर जेफ सही समय देखकर जोर से एमी का नाम पुकारता है। तब एमी जेफ की आवाज सुनकर जल्दी से उठती है और अपनी पूरी जान लगाकर वहाँ से भागती है। यह देखकर वे कबीले वाले बहुत ही गुस्से में आ जाते और जेफ को जान से मार डालते हैं। इधर एमी अपनी पूरी जान लगाकर वहाँ से भाग रही होती है और वे कबीले वाले एमी का पीछा कर रहे होते हैं। फिर थोड़ी देर भागने के बाद एमी एक जीप तक पहुँच जाती। फिर वह जल्दी से जीप को स्टार्ट करने की कोशिश करने लगती, मगर वह जीप स्टार्ट ही नहीं हो रहा होता है। फिर थोड़ी कोशिश करने के बाद वह जीप स्टार्ट हो जाती। फिर एमी उस जीप को बड़ी तेजी से भगाती है और थोड़ी ही देर ड्राइव करने के बाद वह उस जंगल से बाहर निकल जाती। अब एमी खुद को सेफ महसूस करने लगती और थोड़ी देर में ही वह वहाँ से बचकर निकल जाती और ये कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है।